हाय दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं फ्रांसीसियों का आगमन, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध और जो है आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सभी युद्ध देखेंगे विस्तृत और एक कहानी के रूप में। तो आप लोग जो है इस वीडियो के प्रारंभ में आप बने रहे। जैसा कि हम जो है यूरोपीय कंपनी का आगमन से रिलेटेड पहले वीडियो बना चुके हैं। ये पार्ट 2 है आधुनिक भारत का। तो यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको वहां जा कर के देख लीजिए। चलिए इसी के साथ जो अगले यूरोपियन कंपनी के बारे में हम देखते हैं। तो मेरा जो है अगला कंपनी है फ्रांसीसियों का भारत आगमन। फ्रांसीसियों का भारत आगमन। यहाँ देखिए कि भारत में जो है फ्रांसीसी, पहले जो है फ्रांसीसी में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1664 में किया गया। कब किया गया? 1664 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो जो है तत्कालीन सम्राट लुई 14वां में के वित्त मंत्री कोलबर्ट ने की। किसने की? वित्त मंत्री कोलबर्ट ने की। कब की? 1664 में। और इसने जो है 1668 में भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में बनाया। कहाँ बनाया? गुजरात के सूरत में बनाया। वही दूसरी फैक्ट्री की बात करें तो 1669 में जो है मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ स्थापित किया। अब जैसे कि हमको पता है कि विभिन्न यूरोपीय कंपनी पहले से ही भारत में उपस्थित था, तो अगली कोई भी नई कंपनी का आना मतलब उसके साथ जो है प्रतिस्पर्धा करना। जो पहले से उपस्थित कंपनी है उसके साथ क्या कंपटीशन करना। तो वही हुआ जो होना था। फ्रांसीसी जैसे ही आया तो फ्रांसीसियों का जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ और युद्ध का नाम था कर्नाटक युद्ध। और ये युद्ध जो एक नहीं, दो भी नहीं, तीन तीन हुआ। कितना हुआ? तीन। प्रथम युद्ध देख सकते 1746 से लेकर 48 तक, द्वितीय 1750 से लेकर के 52 तक, और तृतीय युद्ध जो है 1758 से लेकर के 63 तक हुआ। तो प्रथम युद्ध की बात करें तो जैसे कि कोई युद्ध हुआ तो उसको जो है समाप्त करने के लिए कोई ना कोई संधि करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है एक्स-ला चैपल की संधि हुई, जो कि 1748 में, और प्रथम इस युद्ध रुक गए। इसमें जो है जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया। जो फ्रांसीसी जहाज था उसका अधिग्रहण कर लिया गया। उस समय जो अंग्रेजी सेना के जो कैप्टन थे, किसके हाथ में कमान था? तो कैप्टन वर्नेट के समान। वही बात करें द्वितीय युद्ध की तो यह और निर्णायक युद्ध था। इसमें जो है नवाब पद के लिए, ये कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो है नवाब पद के लिए हुआ था, जिसमें जो फ्रांसीसी था वह चांद साहब को सपोर्ट करता था, जबकि अंग्रेज जो है अनवरुद्दीन को सपोर्ट करता था। और इस तरह जो है चांद साहब और फ्रांसीसी सेना ने संयुक्त रूप से अनवरुद्दीन को क्या किया? हरा दिया और चांद साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। कर्नाटक का नवाब कौन बन गया? चांद साहब। और मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बना। बात करें हम मुजफ्फर जंग का जो है सपोर्टर कौन था? फ्रांसीसी था। वह नासिर जंग का जो अंग्रेज समर्थक थे। वह तृतीय कर्नाटक तृतीय युद्ध की बात करें तो ये 1758 और 63 के बीच में हुई। इसकी समाप्ति जो पेरिस की संधि के तहत हुई। किस संधि के तहत? पेरिस की संधि। उसी समय जो है सतवर्षीय युद्ध चल रहा था। सतवर्षीय युद्ध कब से चला और कब तक? तो 1756 से लेकर के 1763 तक। ये जो कर्नाटक की तृतीय युद्ध हुआ ना, उसमें जो फ्रांसीसियों का क्या हो गया? पराजय हो गया। सतवर्षीय युद्ध की बात करें तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वहां हुई थी, लेकिन उसका प्रभाव जो है यहाँ भारत में भी देखने को मिला कर्नाटक के तृतीय युद्ध में। अब चलते 18वीं सदी के मध्य भारत का जो है इतिहास। जैसे कि बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, तो बात हम कर रहे हैं 1740 ईस्वी में घिरिया के युद्ध में बिहार के सूबेदार अलवर्दी खां ने सरफराज सरफराज का वध कर दिया।
किसका, सरफराज का वध कर दिया और खुद जो है बंगाल का नवाब बन गया। यहाँ पर बात जो है जो है अलवर्दी खां की चल रहा है। तो अलवर्दी खां की सिर्फ और सिर्फ बहन थी, कौन थी, बहन थी। और अलवर्दी खां का जो है कोई भी बेटा नहीं था। तो 1756 में जो है 1756 में हुआ क्या, अलवर्दी खां की मृत्यु हो गई। अब अलवर्दी खां की मृत्यु हो गई तो उसका जो है कोई बेटा था नहीं, तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा, जो कि अलवर्दी खां का दामाद था। अलवर्दी खां का कौन था, दामाद, जो कि क्या नाम था, सिराजुद्दौला। क्या नाम था, सिराजुद्दौला। और उसका ओरिजिनल वास्तविक नाम की बात करें तो मिर्जा मोहम्मद था, को बंगाल का नवाब बने। अब यहाँ पर देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट आ रहा है कि अलवर्दी खां की मृत्यु हुई तो अब उसका जो है कोई तो था नहीं, मतलब जो है उसकी सिर्फ और सिर्फ बेटी थी, 4 बेटी थी, बेटा था नहीं। तो वहां पर जो है उत्तराधिकारी किसको बनाता, तो उसने अपने दामाद को बनाया। किसको बनाया, अपने दामाद को बनाया। अब इसके विरोधी में जो है पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, क्या, कौन, शौकत जंग, जो कि उसका चचेरा भाई था। घसीटी बेगम, कौन, घसीटी बेगम, जो उसकी मौसी थी। वह सेनापति मीर जाफर, जो कि अलवर्दी खां का बहनोई था। अभी ये सब इसके विरोध हो गए। घसीटी बेगम इसीलिए इसका जो है विरोध करने लगे क्योंकि इसका भी एक बेटा था। उसके बेटा को, घसीटी बेगम के बेटा को नवाब नहीं बना करके जो सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया है, जिसके कारण जो है ये भी उसके क्या हो गए, एंगेस्ट हो गए। अब जो है 1756 में जो है 15 जून 1756 को जो सिराजुद्दौला ने कंपनी के कार्य, जो अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, उसके कार्यों से तंग आकर उसके किलेबंदी को क्या किया, तोड़ दिया। उसके किलेबंदी को क्या किया, तोड़ दिया। और जैसे ही उसने जो है किलाबंदी को तोड़ा और कोलकाता का नाम जो अलीनगर रख दिया। क्या रख दिया, अलीनगर। जैसे ही ये बात पता चला अंग्रेजों को कि जो वहाँ के सिराजुद्दौला थे नवाब बंगाल के, उसने जो है अंग्रेजी सेना के किलेबंदी को तोड़ा, तो ये बात जो अन्य अंग्रेजों तक पहुंची, जो कि पहले कर्नाटक, महाराष्ट्र इत्यादि में जो थे उपस्थित थे गुजरात में, वहां तक पहुंचे। तो उसने जो है किया क्या, ये जो है फिर से एक आक्रमण 20 जून 1756 को किया। इसने किया क्या, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। किस पर, फोर्ट विलियम पर। फोर्ट विलियम का किसने बनवाए थे, कमेंट में आप लोग बताएं। इसने किया क्या कि वहां जो है 146 व्यक्तियों को बंदी बना लिया। फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और 146 व्यक्तियों को क्या, जो अंग्रेज था उसको बंदी बना, और उसको क्या किया कि एक कोठरी में बंद कर दिया। क्या कर दिया, ये एक कोठरी में बंद कर दिया। और कल जब सुबह हो करके गेट खोलता है तो सिर्फ और सिर्फ 23 व्यक्ति ही जीवित थे, बाकी के सब क्या हो गए, मृत्यु हो गए, जिसे काल कोठरी त्रासदी कहा जाता। अब देखिए यहाँ पर पहले तो किलाबंदी तोड़ा, कोलकाता का नाम अलीनगर रखा, ये सारी बात जो है, और 146 व्यक्तियों को मार पकड़ लिया था बंदी बना करके, जो उसमें जो सिर्फ और सिर्फ 23 व्यक्ति बचे, 146 व्यक्ति मर गए, और फोर्ट विलियम पर भी अधिकार करे। ये बात जो है जब अन्य अंग्रेजों तक पहुंचा तो सब जो है क्या किया कि उस पर जो है सिराजुद्दौला पर अधिकार करना चाहते थे, लेकिन उसने जो है राजनीति को अपनाया, युद्ध को नहीं अपनाया। क्योंकि इससे पहले भी जो उसने फ्रांसीसी के साथ जो कर्नाटक युद्ध किया उसमें बहुत सारे हानि हो चुका था। सप्तवर्षीय युद्ध किया, उसमें भी बहुत नुकसान हो चुका था। त्रासदी के समय जो बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला। वही अवध के नवाब कौन थे, सुजाउद्दौला। कौन थे, सुजाउद्दौला। वही केंद्र में दिल्ली में जो मुगल शासक था, जो कि शाह आलम द्वितीय थे उस समय शासक। कौन था, शाह आलम द्वितीय। अब जो है ये तो छल पूर्वक क्या किया कि छल पूर्वक अंग्रेज ने जो है सिराजुद्दौला के जो सेनापति था मीर जाफर, कौन था, मीर जाफर। मीर जाफर को क्या किया, अपने पक्ष में बोला, उससे बताया कि यदि तुम जो है सिराजुद्दौला को धोखा से मार देते हो या युद्ध में मेरा साथ देते हो तो हम जो तुम्हें
बंगाल का नवाब बनाएंगे। अब जो है यहाँ पर हुआ ये कि मीर जाफर को जो है थोड़ा सा लोभ आया, लेकिन उसने बताया कि हम जो है युद्ध में तो आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन हाँ हम ये कर सकते हैं कि हम युद्ध में जो अपनी सेना को जाने ही न दे, अनुमति ही नहीं दे। हुआ ये कि 23 जून 1757 के प्लासी के युद्ध में राजनीतिक पूर्वक छल पूर्वक अंग्रेज और मीर जाफर ने जो है सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। अब हत्या करवा दी तो अंग्रेज ने जैसा कि वादा किया था 28 जून 1757 को जो है बंगाल का नवाब बना दिया। किसे बनाएगा? तो मीर जाफर को बना दिया। किसे बना दिया? मीर जाफर को, जो कि अंग्रेजों को बहुत सारी जो है गिफ्ट दिया करते थे। बाद में जो है एक ऐसा समय आया कि मीर जाफर को एहसास हुआ क्या कि वह सिर्फ और सिर्फ कठपुतली है, वो भी अंग्रेज का कठपुतली है, बंगाल का नवाब नहीं, क्योंकि अंग्रेजों के अनुसार कार्य करना पड़ता था। तो उसने इसका विरोध किया। अब जैसे ही इसका विरोध किया ना, अंग्रेज भी जो है सोचा ये बहुत चालाक बन रहा है, इसको क्या किया जाए कि नवाब पद से हटा दिया गया। और उसके दामाद मीर कासिम को, मीर जाफर के दामाद कौन थे? मीर कासिम को बंगाल का नवाब 1760 में बना दिया। अब देखिए पहले किसको बनाया? तो मीर जाफर को बनाया और दूसरे नंबर पर मीर कासिम को। अब देखो कि मीर कासिम को जैसे बनाया तो वो जानता था कि छल पूर्वक जब मेरे ससुर जी को मीर जाफर को बना सकता है, हमको बना सकता है बंगाल का नवाब, तो हमको भी कभी न कभी ये जो है हटाकर किसी और को बना सकता था। तो उसने चालाकी किया और क्या किया कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद जो थी उससे मुंगेर स्थापित बिहार में स्थानांतरित कर लिया। और जो है जैसा ही इसने मुंगेर में स्थापित किया, यहाँ पर बंदूक खाना, तोपखाना इत्यादि के जो बंदूक फैक्ट्री का स्थापना किया। ये बात जब अंग्रेजों को पता चला कि अरे ये तो उससे भी, मीर जाफर से भी ज्यादा चालाक मीर कासिम निकल रहा, उसे भी क्या किया, तो ये बर्दाश्त करने वाला था नहीं मीर कासिम, तो इसे भी क्या कर दिया कि उसके बंगाल के नवाब से हटा दिया। अब पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर कासिम को जो है, मीर कासिम को गुस्सा आया और मीर कासिम अकेला जो है ना अंग्रेज से लड़ नहीं सकता था, तो उसने किया क्या कि अवध के नवाब जो कि मीर कासिम का दोस्त था, और कौन था? सुजाऊ दौला था। और जो है इसने गया और अवध के नवाब को बताया, देखिए मेरे साथ जो अंग्रेज ने ये सारी अन्याय किया है, यदि आप मेरा साथ नहीं देते हैं तो पता नहीं कब वो आपके खिलाफ मेरे जैसा साजिश रच सकता है। ये बात उसने बोला तो अवध के नवाब जो है सुजाऊ दौला ने बताया कि हम आपका साथ जो है देंगे, लेकिन हम उस युद्ध में लड़ने नहीं जाएंगे, हम अपनी पूरी सेना दे देंगे। तो कहा चलो ठीक है। वही जो अवध के जो है नवाब सुजाऊ दौला के नजदीकी थे मुगल शासक, जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय। उन्होंने क्या किया, चलो उनसे भी मिलते। तो उसने भी, मुगल शासक ने कहा कि हम जो है हम भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपको जो है हम अपनी सेना देंगे। उसने भी अपनी आधा सेना दिया और इस तरह जो 23 अक्टूबर 1746 को बिहार के आरा जिला में बक्सर की लड़ाई शुरू कर दी। बक्सर की लड़ाई, भारत का 3 नवाब, कह सकते 3 नवाब, और उधर जो है सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज अकेला था, जिसमें जो अंग्रेज की विजय हो गई। क्या हो गए? अंग्रेजों की जीत हुई। अब अंग्रेज की जैसे ही जीत हुई तो उस दिन इस समीकरण ने जो है पूरे भारत पर अधिकार बना दिया, और इस संधि की जो है, इस युद्ध की, बक्सर की लड़ाई की जो है समाप्ति इलाहाबाद की संधि 1765 के तहत विराम हुई, और इसी ने जो है पूरे भारत पर जो अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब अधिकार हो गया तो मुगल जो शासक था शाह आलम द्वितीय, उससे पूछा कि भाई तुम क्यों आया इस युद्ध में? मेरी दुश्मनी तो थी मीर कासिम से, लेकिन तुम क्यों आए? तो ये सब को जुर्माना दे करके क्या किया, और टैक्स दे करके, मतलब अधिकार तुम करो, बदले में टैक्स हमको
भेजते रहना। उसके बाद ये जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया पूरे भारत पर। और यहाँ से जो है इसने किया क्या, मीर जाफर को हटा करके उसके अल्प आयु मतलब कम आयु वाले बेटे को क्या कर दिया, नवाब बनाया और उसके संरक्षण कर्ता को रखा। इस नीति को बोला जाता है द्वैत शासन। मतलब जो है हथियार किसी और के हाथ में और चला कोई और रहा है, द्वैत शासन। उस समय गवर्नर की बात करें तो क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव था। तो ये जो है हमारा बक्सर बक्सर की लड़ाई था, जिसकी जो है समाप्ति किसके तहत हुई थी, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1765 में। अब कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को अधिकार मिलने लगा। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल की गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाना। जैसा कि जो है बक्सर के युद्ध के बाद तो पूरा जो है नक्शा ही बदल गया, क्योंकि जो है जो अंग्रेज था पूरे भारत पर अब जो अधिकार कर लिया। इसी के तहत जो रेगुलेटिंग एक्ट को क्या किया, पारित किया। और इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था ना, वो अंग्रेजी क्षेत्र जहाँ जहाँ था भारत में स्थित सभी का गवर्नर जनरल कहा, और कह दिया कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा। कितना रहेगा, 5 वर्ष निर्धारित कर दिया। और मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। भारत के कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स बना। इसने जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लागू किया और भारत शासन अधिनियम 1858। चलिए अब देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वारेन हेस्टिंग्स, तो इनका कार्यकाल जो है 1774 से लेकर 1785 के बीच था। इसने सबसे पहला कार्य किया, राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया। दूसरा काम था इसका 1772 प्रत्येक जिला में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना कर दी। और उसी टाइम जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, जो द्वैत शासन था ना, द्वैत शासन जो लागू हुआ था बंगाल, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। द्वैत शासन को कौन ने समाप्त किया, वारेन हेस्टिंग्स ने। क्या किया, 1772 में। 1781 में जो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए जो है बंगाल में ही, बंगाल के कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना, प्रथम मदरसा की स्थापना यहाँ किया गया, कोलकाता में किया गया। किसके समय किया गया, वारेन हेस्टिंग्स के समय में किया। कब किस ईस्वी में किया गया, 1781 ईस्वी में। जैसे कि अब देखिए प्रथम मदरसा की स्थापना हो गया, तो 1782 एक साल बाद जो है जोनाथन डक्कन नामक व्यक्ति ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। गीता का अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंस द्वारा किया गया। किसके शासनकाल में किया, वारेन हेस्टिंग्स के। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। क्वेश्चन है कि पूछा जाता है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया, सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1784 में। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टम हिक्की के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, जेम्स अगस्टम हिक्की के द्वारा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है द बंगाल, भारत का पहला समाचार पत्र कौन है, तो द बंगाल गजट। कौन सा, द बंगाल गजट। वही बात ये पूछता है कब प्रकाशन किया गया, 1780 में। किसके शासनकाल में, तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में किया गया। अब देखिए जैसे कि बताया रेगुलेटिंग एक्ट इसी के शासनकाल में लागू किया गया 1774 में। इसके तहत क्या किया गया, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो कोलकाता में जो एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया और इसका प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एलिजा इम्पे थे। कौन थे, एलिजा इम्पे थे। अब देखिए इसी में आता प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1775 से लेकर 1782 तक चला। इसकी जो है युद्ध की समाप्ति सलवाई के संधि के तहत समाप्त हुआ 1782 में। वही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 तक चला, जो कि मैंगलोर के संधि के तहत 1784 में समाप्त हुई। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया और इसका इतना विरोध हुआ कि इसने वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, 1784 में ही जो है इस्तीफा देकर के ब्रिटेन चला गया। वहाँ इंग्लैंड में जो है वारेन
हेस्टिंग्स पर फरवरी 1785 में वर्क द्वारा जो है महाभियोग लाया गया, परंतु 1795 आरोपों से इन आरोपों से उसे मुक्त कर दिया गया। और इनका अन्य और क्या कार्य था, तो इसने जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को अपनाया। अब देखते हैं सर जॉन मैकफर्सन 1785-86 में, ये 2 साल ये जो अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अब आता है लॉर्ड कार्नवालिस। कौन आता है? लॉर्ड कार्नवालिस। इसके शासनकाल जो है 1786 से लेकर 1793 तक, और पुनः जो है 1805 में ये बने थे। तो देखिए ये इसका कार्य क्या क्या था, तो इसने सबसे पहला कार्य किया कि जिले के समस्त अधिकार कलेक्टरों के हाथों में दे दिया। मतलब जितने भी जिला था ना, सब अधिकार किसको हाथ में दे? कलेक्टर के हाथ में दे दिया। और 1793 में कार्नवालिस कोड का निर्माण किया। कार्नवालिस कोड जो कि शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। जिला में जो पुलिस थाना की स्थापना किया। किसका स्थापना किया? पुलिस थाना का स्थापना किया। और एक दरोगा को इंचार्ज, जैसा कि इसने हम जैसे कि अभी बताए 1793 में क्या किया? कार्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो कि शक्ति को पृथकीकरण, तो अलग अलग शक्ति जो है अलग अलग व्यक्तियों को दे दिया गया था। और इसने जो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति के लागू, जिसमें भू राजस्व का 90% कंपनी को देना था और 10% अपने पास रखता था जमींदारी। और इसने जो भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्नवालिस को कहा जाता है। लेकिन ये जो है नागरिक सेवा में भारतीयों को शामिल नहीं किया था। अब आता है लॉर्ड विलेंसले। इसका कार्यकाल जो है 1798 से लेकर 1805 तक था। सहायक संधि की पद्धति शुरू करने वाला। भारत में जो सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। भारत में वही सहायक संधि का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। किसने किया था? डुप्ले ने। और इसने जो है ये सहायक संधि में जो इंदौर के हॉलकारों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया और इसमें शामिल नहीं हुआ। 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान को हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। 1800 ईस्वी कोलकाता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है। किसके शासनकाल? लॉर्ड वेलेस्ली के काल। और इसमें युवकों को प्रशिक्षित किया जाता था। स्वयं को वेलेस्ली जो है बंगाल का सिर कहता था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, स्वयं को कौन सा गवर्नर स्वयं को बंगाल का सिर कहता था? तो वो था लॉर्ड वेलेस्ली था। 1805 में लॉर्ड कार्नवालिस पुनः जो है गवर्नर जनरल बना, परंतु शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई और उनका शासन का खत्म हो गया। अगला आते हैं सर जॉर्ज वारलो। ये जो इनका कार्य 1805 से लेकर के 1807 तक रहा। इसने जो है 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। अब चलिए ये जो इतना ही काम किए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये जो 1767 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1767 में शुरू हुआ था और समाप्ति जो है 69 में हुआ। किस संधि के तहत? मद्रास के संधि के तहत। मद्रास की संधि कब हुआ था? 1769 में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 तक चला। मंगलोर की संधि के तहत जो है 1784 में इसकी समाप्ति हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 1792 तक चला और ये जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ। वही बात करें हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो 1799 में हुआ। कब हुआ था? 1799। और इसका जो मैसूर सहायक संधि के तहत इसकी समाप्ति हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेरेलस्ट था। लॉर्ड वेरेलस्ट। वही द्वितीय के समय जो है वारेन हेस्टिंग्स। इसके समय में कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और तीसरा जो है ये तो जैसे कि कार्यकाल से पता चला कार्नवालिस था। कौन था? कार्नवालिस। और 1799 इस समय जो लॉर्ड वेलेस्ली था। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।